Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So guys, without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is Vembanad Lake. तो guys, ये जो लेक है ये न्यूज़ में क्यों है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बट सबसे ज़्यादा ये है कि ये लेक है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लेक। तो आपको आपके एसएसबी के सिलेबस में लेक्स है, लेक्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, तो उस पर्सपेक्टिव से ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रिलिमिनरी स्टेप्स जो है वो इनिशिएट किए गए हैं टू डिमोलिश द इलीगली कंस्ट्रक्टेड विलाज ऑन द नेडी याथुरुथु आइलैंड इन द वेम्बनाड लेक। मतलब कुछ जो है स्टेप्स स्टार्ट कर दिए हैं स्टार्टिंग के, कि जहां पे इस लेक के आसपास ना कुछ इलीगली कंस्ट्रक्टेड कुछ विलास बने हुए हैं, उसको जो है डिमोलिश करने के लिए जो स्टेप्स लिए जा चुके हैं। अब मैं बात करती हूँ, ये तो बात रही कि ये न्यूज में क्यों थी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में इस लेक के बारे में। वेम्बनाड लेक जो है ये लार्जेस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है। तो गाइस, व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? वेम्बनाड लेक, जो कहाँ पे है? केरला में है, और ये साथ ही साथ में लार्जेस्ट लेक है इन द स्टेट ऑफ केरला। तो गाइस, केरला की कैपिटल क्या है? या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। It is the second largest Ramsar site in India, only after the Sundarbans in West Bengal. तो ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की सुंदरबंस के बाद, और वो सुंदरबंस कहाँ पे है गाइस? वेस्ट बंगाल में। तो अब मैं बात करती हूँ रामसर साइट्स की। मैंने आपको पहली बहुत सारी वीडियोस में रामसर के बारे में बहुत बार बता चुकी हूँ। रामसर इज अ सिटी इन ईरान, ठीक है। तो एक वहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था वेटलैंड्स पे। वेटलैंड्स क्या होते हैं गाइस? वेटलैंड्स वो जगह होती है, वो एरिया होता है, वो सॉइल होती है जो कवर्ड होती है वाटर के साथ। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में आफ्टर द सुंदरबंस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड द वेम्बनाड वेटलैंड अंडर द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है इस लेक को किसके अंडर? नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? सो वेम्बनाड लेक, विच इज इन कौन सी स्टेट में है? ये केरला में। नेक्स्ट इज माँ कैंटीन्स। ये गाइज ये न्यूज पे है क्योंकि अब आपको पता है वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आने वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने ये एक स्कीम लॉन्च की है फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज कुक्ड मील्स फॉर द पुअर एंड डेस्टिट्यूट एट अ नॉमिनल कॉस्ट ऑफ ₹5। लॉन्च की गई है। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये किसके लिए है? फ्री, मतलब ₹5 में आपको कुक्ड फूड जो है, न्यूट्रिशनल फूड जो है वो आपको ₹5 में मिलेगा। कहाँ पे गाइस? माँ कैंटीन्स में। तो आपसे ये पेपर में आ सकता है, माँ कैंटीन्स जो ये स्कीम है ये कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है? तो गाइस, ये कौन सी स्टेट में लॉन्च हुई है? ये वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुई है। वहां की जो सीएम है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, और ये स्कीम में क्या है? ₹5 में आपको न्यूट्रिशनल जो है सब्सिडाइज रेट पे आपको खाना जो है, कुक्ड फूड जो है वो, बना हुआ फूड जो है वो गरीबों को मिलेगा सिर्फ ₹5 में पर मील। ₹5 की एक मील। नेक्स्ट इज नाइजीरियाज ओकनजो इवेलिया अपॉइंटेड टू WTO हेड, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड बनी है वो कौन है? नाइजीरिया। गाइस, नाइजीरिया जो है वो कहाँ पे है? नाइजीरिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? नाइजीरिया है अफ्रीका की कॉन्टिनेंट में। तो वहां की जो वुमन है वो WTO की हेड बनी है, ठीक है। Ngozi Okonjo-Iweala has been appointed the new chief of the World Trade Organization, becoming the first woman to ever lead the institution and the first African citizen to take on the role. ये पहली वुमन है जो, ये आपको आ सकता है, हु इज द फर्स्ट वुमन जो WTO की क्या बनी है? डायरेक्टर जनरल बनी है। तो WTO की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? नकोजी ओकोंजा आइवेलिया, ठीक है। तो ये नई चीफ बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, और ये पहली वुमन है जिन्होंने ऐसे एक इंस्टीट्यूशन को लीड कर रही हैं, एंड द फर्स्ट अफ्रीकन सिटीजन टू टेक ऑन द रोल। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द WTO इज द ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो किसके लिए, जो डायरेक्टर जनरल जो ये बनी है, इनका काम क्या है? इनका ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सुपरवाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन,
ठीक है। तो गाइस जो WTO की अब मैं बात करती हूँ, WTO जो है इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो डील करती है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द नेशन। तो WTO सिर्फ एक लौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। WTO 164 मेंबर्स की बनी है और इसमें 23 कुछ ऑब्जर्वर्स जो हमें गवर्नमेंट जो है इनकी देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो ये WTO का क्या काम है, ये स्टिमुलेट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट को, और ये कट भी करती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली। ठीक है। तो इनका बेसिकली जो WTO का जो पर्पस है वो क्या है, फ्री ट्रेड। ठीक है, फ्री ट्रेड। इसका जो ग्लोबल सिस्टम में जो ट्रेड जो बैरियर्स है उनको कम करना, ठीक है, थ्रू नेगोशिएशन, और ऑपरेट करना अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो WTO का सिस्टम है ये कैसे डील करता है, एक तो ये बातों से, वन इज बाय टॉकिंग, कंट्रीज जो करती है वो नेगोशिएट करती है रूल्स को एक दूसरे से बात करके। ठीक है। और दूसरा क्या है, ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन द कंट्रीज, वो भी जो इस डिस्प्यूट्स को जो है वो देखता है, उस डिस्प्यूट्स को ठीक करता है उनके कंट्रीज के बीच में, और ये हेल्प करता है कंट्रीज को डेवलपमेंट में। ठीक है। तो ये सब कुछ है जो इसके काम है। तो WTO की अगर मैं पेरेंट बॉडी की बात करूं तो गाइज ये भी एग्जाम में आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, GATT, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो इसका जो ओरिजिन है ये 1944 में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंडर आपको पता है, मैंने आपको एक लेक्चर में बताया भी था कि ब्रिटन वुड्स के ट्विन किसको बोला जाता है, ट्विन किसको बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को और वर्ल्ड बैंक को। तो उसके साथ में एक GATT जो थी वो भी जो थी लेड, मतलब GATT ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया। तो जो WTO की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, GATT बोला जाता है। ठीक है। तो कहते थे कि कुछ WTO की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके उरुग्वे कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, उसके बाद ये 1995 में जो है WTO को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है। तो उरुग्वे राउंड से आपको याद रखना इसमें क्या हुआ था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था WTO को। तो इसमें क्या है, इसकी गवर्नेंस की मैं बात करूं तो टॉप मोस्ट डिसीजन में, इसकी जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो इसकी टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये 2 साल में एक बार मिलती है। और इसकी जनरल काउंसिल है, जिसमें जो ये जनरल काउंसिल जो है ये WTO की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये कहां पे बेस्ड है, जिनेवा में बेस्ड है। जिनेवा कहां पे है गाइस, स्विट्जरलैंड में। तो ये बात रही WTO की। नेक्स्ट इज स्किल ट्रेनिंग ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पोश एट द वर्क प्लेस लॉन्च। तो ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, क्या नाम है, स्किल ट्रेनिंग ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो गाइस नाम से आपको पता चल रहा है स्किल ट्रेनिंग है। स्किल ट्रेनिंग किस पे, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे। ठीक है। तो फिर मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री आपको पता है हर स्कीम की जो मिनिस्ट्री है वो इंपॉर्टेंट रहती है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन सी एजेंसी, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल काउंसिल। ये 6 महीने का प्रोजेक्ट है। इसको 15 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा अक्रॉस 3 डिफरेंट स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। ये कुछ ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1800 ट्रेनिज को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, और 240 ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन किया जाएगा इसके अंडर। बस आपको इस स्कीम के लिए यही याद रखना है कि ये स्कीम मिनिस्ट्री कौन सी है बस, और नाम से तो आपको इसका पर्पस पता ही चल रहा है। डिटेल जीनोम मैप ऑफ द मलेरिया वेक्टर अनवील्ड। ठीक है। तो गाइस पहले मैं बात करती हूँ जीनोम क्या होता है। आपने DNA सुना होगा, DNA सारे DNAs को मिला के क्या बनता है, जीनोम बनता है। तो ठीक है, एक अभी ना एक जीनोम मैप जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ द न्यू जीन्स वाइटल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जेनेटिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज ऑफ डिजीजेस ट्रांसमिशन वर
रिवील। तो ये जो मैप तैयार किया गया है, तो इसमें जो एक ना आपको पता है जीन एडिटिंग टूल होता है, तो आपको ये पेपर में आ सकता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक जीन एडिटिंग टूल है जो एलो करती है रिसर्चर को टू इजिली ऑल्टर द डीएनए सीक्वेंस एंड द मॉडिफाई जीन फंक्शन। तो मैं बात करती हूँ कि ये जो जिनोम, जो इसका मॉस्किटोज का जिनोम तैयार करने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि आपको पता है जैसे हम लोग हैं, अब हम पूरी तरह से ह्यूमंस हैं, पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे अर्ली मैन थे, तो कैसे कैसे हमारे जीन्स जो थे वो इवॉल्व हुए विद टाइम। तो ऐसे क्या है, जिनोम सीक्वेंसेस से हमें पता चलेगा कि जो ये मॉस्किटोज हैं, जो मॉस्किटोज मलेरिया फैलाते हैं, तो उनके जो जिनोम्स हैं वो कैसे कैसे विद टाइम जो है इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से वो इस जीन को, इनके जो जीन्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं, ताकि जो ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है मलेरिया, उसको ये जो है कम कर सके और मलेरिया को इलिमिनेट कर सके पूरी तरह से। ये तो इसका पर्पस था। National Coal Index. Ministry of Coal has started commercial auction of coal mines on revenue share basis. तो गाइज अभी एक पीछे लॉ आया था जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लाया था। अब उसके अंडर क्या था, अब जो कोल जो है, ठीक है, पहले कोल जो था सिर्फ आपके अपने लिए, मतलब प्राइवेट कंजप्शन के लिए आप जो थे इसको यूज कर सकते थे, मतलब कोई भी कंपनी जो थी वो उसको जो है माइन कर सकती थी। बट अब जो है, अब क्या है, कमर्शियल पर्पस के लिए भी कोई भी कंपनी इसको खरीद सकती है, माइन कर सकती है। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने क्या किया है, अब कमर्शियल ऑक्शन जो है वो शुरू हो गई है कोल माइंस की। किस बेसिस पे? रेवेन्यू शेयर बेसिस पे। ठीक है, इन ऑर्डर टू अराइव एट द रेवेन्यू शेयर बेस्ड ऑन नेटवर्क प्राइस मार्केट प्राइसेस ऑफ द कोल, नेशनल कोल इंडेक्स वाज कंसेप्चुलाइज्ड। तो इसमें आपको क्या, आपका टेक अवे है, आपका ये टेक अवे है कि नेशनल कोल इंडेक्स है क्या। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अब जो है कोल माइंस जो हैं वो ऑक्शन होने लग गई हैं। अब कंपनीज जो हैं उसको कमर्शियल पर्पस के लिए भी उसको माइन कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है, ताकि ये जो इंडेक्स होगा ये मेजर करेगा कि आज कोल ऑक्शन होगा। आपको पता है ऑक्शन में बोली लगती है, तो आज कोल का ऑक्शन कितने का, आज कोल माइन कितने का बिका, कल कितने का बिका, या परसों कितने का बिका। तो ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स पूरे कोल ऑक्शन का हिसाब किताब रखेगा। इसीलिए ये नेशनल कोल इंडेक्स जो है ये बनाया गया था। और इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, टैक्सेशन पर्पस के लिए भी हो सकता है। तो कोल इंडेक्स को हम क्या कर सकते हैं, एक बेस इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको फ्यूचर कैलकुलेशन के लिए भी, या जो इसकी इम्प्लिसिट वैल्यू होती है माइन की, उसके लिए भी ये जो इंडेक्स है ये हेल्पफुल है। तो इसीलिए ये जो इंडेक्स जो बनाया गया, ताकि जो रेट्स थे वो पूरी तरह से पता चल पाए कि ऊपर नीचे जो है, आपको पता है इंडेक्स का काम क्या होता है, ऊपर नीचे जो रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं उसको मेजर करने के लिए। तो बेस ईयर इसका क्या लिया गया है गाइस, 2017-18। जैसे आपके जीडीपी का बेस ईयर होता है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का इंडेक्स का बेस ईयर होता है, क्या होता है, जैसे उन दोनों का है 2011-12। तो इसका नेशनल कोल इंडेक्स का बेस ईयर कितना लिया गया है, 17-18। तो ये जो इंडेक्स है ये रिफ्लेक्ट करेगा द मार्केट प्राइस ऑफ द, ट्रूली रिफ्लेक्ट करेगा द मार्केट प्राइस ऑफ द कोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो अनाउंसेस भुवन। ठीक है, अब बात आती है भुवन क्या है। पहले मैं बताती हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने अंडर इसरो के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर आता है इसरो। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस किसका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का। ठीक है, उन्होंने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन की है विद द जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, जिसका नाम है CE इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। उनके साथ इसने एक MOU साइन किया है। ठीक है, द कोलैबोरेशन विल एनेबल देम टू जॉइंटली आइडेंटिफाई एंड बिल्ड अ होलिस्टिक। ठीक है, कोलैबोरेशन से क्या होगा, ये जॉइंटली क्या करेंगे, एक होलिस्टिक जियोस्पेशियल पोर्टल बनाएंगे। ठीक है, जो यूटिलाइज करेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटाबेस, डेटा सेट्स को। तो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी नेविक क्या है। बेसिकली ये जो भुवन है आपने याद रखना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरह का मैप जो है ये बनाया जा रहा है। ठीक है, द जियोस्पेशियल पोर्टल्स विल बी, ये जो पोर्टल्स होंगे इनको क्या बोला जाएगा, भुवन, वेदास और मॉसडैक। भुवन क्या है, एक नेशनल जियो पोर्टल है, डेवलप्ड और होस्टेड बाय इसरो। इसमें क्या होगा, जियोस्पेशियल डाटा सर्विसेज और टूल्स होंगे एनालाइज करने के लिए। ठीक है, फिर वेदास क्या है, वेदास भी एक जियोस्पेशियल
पोर्टल है या मॉसडैक क्या है, ये भी एक जियो स्पेशियल पोर्टल है। तो गाइस अब मैं बात करती हूँ नेविक की। आपने जीपीएस तो सुना ही है, आप कहीं जाते हैं आपको कोई रास्ते का पता नहीं चलता तो आप जीपीएस ऑन करते हैं, तो ऐसे ही एक जीपीएस जो है ये क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस। ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस, ये जो जीपीएस हम यूज कर रहे हैं ये कौन सी कंट्री का है, यूएसए का है। अब इंडिया जो है अपना जीपीएस बनाने जा रहा है जिसका नाम उसने रखा है नेविक। नेविक की फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है कि वो आपको पोजीशन की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया रीजन के आसपास और 15 किलोमीटर अराउंड द इंडियन, 1500 किलोमीटर अराउंड 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडियन मेन लैंड। तो नेविक जो है वो दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक क्या सर्विसेज, जैसे जीपीएस आपको पता है सर्विस पोजीशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो ये भी आपको एक पोजीशनिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा जो सारे यूजर्स को मिलेगी। और सेकंड नंबर की सर्विस होगी रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो होगी वो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड सर्विस होगी जो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को मिलेगी। तो आपसे अगर भुवन आता है, भुवन इज रिलेटेड टू द जियो स्पेशियल मैप। ठीक है, भुवन हो या वेदास हो या मॉसडैक हो, ये तीनों क्या है, जियो स्पेशियल पोर्टल्स हैं। ठीक है, और नेविक क्या है, नेविक इज अ क्या है, ये जैसे जीपीएस है यूएसए का, ऐसे ही पोजीशनिंग सिस्टम बन रहा है नेविक इंडिया का, जो इंडिया के मेनलैंड अराउंड 1500 किलोमीटर तक का जो है वो सर्विसेज यूजर्स को प्रोवाइड करेगा। तो ये रही गाइस आज की न्यूज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज गाइस आने वाली वीडियोस के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं आगे और मुझे जो है पुशअप मिलता रहे कि मैं और अच्छे से वीडियोस जो है आपके लिए प्रिपेयर करके लाऊं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।